हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। हम कम्पिटिटिव मार्केटिंग के चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर चैप्टर थर्ड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कंपिटिटर एनालिसिस क्या होता है? कंपिटिटर एनालिसिस होता है कि आप जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझते हैं कंपिटिटर्स के, सो वो कंपिटिटर एनालिसिस होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अटेन द कंपिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कंपिटिटिव एडवांटेज अटेन करना है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन कि जिसमें आपको पता रहे कि आपको सामने वाले बंदे से अगर लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या उसके पास ब्रह्मास्त्र हैं और क्या कहाँ पे उसके जो है पेन पॉइंट्स हैं। पेन पॉइंट्स आपके लिए इसलिए अच्छे हैं कि आप पेन पॉइंट्स पे वर्क करके कम्पिटिटिव एडवांटेज कर सकते हो, और ब्रह्मास्त्र इसलिए कि अगर उससे आप टक्कर ले सकते हो तो ठीक है, नहीं ले सकते तो बच कह सकते हो। सो दोनों चीज़ों के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस कि अगर हमें एनालिसिस करना है तो क्या प्रोसेस होता है कंप्यूटर एनालिसिस के लिए। ठीक है, फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई द कंपेटिटर्स। आपको कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि आप लड़ाई लड़ने किससे वाले हो। ठीक है, ऑब्वियसली ना आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका सामना है किसके साथ। चूहे के साथ है, हाथी के साथ है, घोड़े के साथ है, किसके साथ है, ये सब चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से कर पाओगे। जो सी अगर आप चूहे के साथ लड़ने जा रहे हो तो तलवार किस काम की, और अगर आप हाथी के साथ लड़ने जा रहे हो तो सुई किस काम की। ये सब चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पहले। सो आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब मैं आपको थॉट प्रोसेस उस तक लेके जा रही हूँ। ठीक है, और थोड़े से वर्ड्स बता रही हूँ किस तरीके से आपको लिखने हैं। आइडेंटिफाई कंपटीटर्स को आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसमें आपको किस देखना पड़ेगा? प्रोडक्ट लेवल पे, कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो प्रोडक्ट बेसिस पे आपसे लड़ाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे आपका प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेबल है या क्या चीज़ है। सेकंड आपको देखना पड़ेगा सर्विस लेवल, क्या आपकी सर्विस लेवल और उनकी सर्विस लेवल कॉमन हो रही है, ये देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा स्पेंडिंग लेवल, कि कस्टमर की स्पेंडिंग लेवल क्या है, कि ऐसा कौन सा शेयर कस्टमर यूज़ करता है अपने मनी का, जो कि आप जिसके लिए आप कम्पीट कर रहे हो। ठीक है, अगर लग्जरी वाला कहते हैं जो शेयर है मनी का, उसके लिए कम्पीट करो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि आईफोन जो है वो हमारी लग्जरीज थिंग में आ जाती है, हमारी नेसेसिटीज़ में नहीं आती है। तो वो एक तरीके से उस मतलब आईफोन के लिए बंदे ना पैसे जोड़ते हैं, वो अपने सैलरी का उतना पोर्शन जोड़ते हैं जो उनकी नेसेसिटी चीज़ों में नहीं आता। वो एक हम बोल सकते हैं एक्सेस या लग्जरी जो भी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो शेयर होता है। तो अगर वो आईफोन यूज़ नहीं करेगा तो वो ट्रिप पे चला जाएगा, कोई और चीज़ पे उसको यूज़ कर लेगा, जिससे उसको एक तरीके से मज़ा आए उस चीज़ के लिए ना, ये उसका एन्जॉयमेंट हो या उसको हैप्पीनेस मिले। सो वो वाले जो होता है वो हमारा होता है स्पेंडिंग लेवल ऑफ कंपटीटर। ठीक है, स्टडी देम क्या है कि आपने जब कंपटीटर्स को देख लिया कौन कौन से हमें कंपटीटर्स है, अब उनको समझना शुरू कर दो, उनको पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना कैसे कि क्या क्या उनकी अच्छाई हैं, उनसे चिढ़ना नहीं है, उनको पढ़ो, उनको समझो कि अगर उनकी अच्छाई हैं अडेप्ट करने कोशिश करो कि आप उसको अडेप्ट कर सकते हो। तो अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकते हैं सो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोडक्ट कर सकते हो, वो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। या जहाँ पे वो बंदा कम है तो वहाँ पे आप अपनी जो भी अच्छाई हैं उसको कैसे डेवलप करके जो है अच्छा मार्केट में पोजीशन ग्रैब कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे आती है। सो व्हाट दे वांट, आपको पता होना चाहिए कि उनके गोल्स क्या हैं। ठीक है, वो किस चीज़ के पीछे हैं। व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी टू टैकल दैम, कि भैया अगर उनके गोल्स ये हैं, जो उनके चैलेंजेस उस गोल्स के बीच में आ रहे हैं, तो उसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ वो कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ वर्थ इट है ही नहीं। अगर वर्थ इट है तो अपना लो, क्या दिक्कत है, और अगर वर्थ इट नहीं है तो आप क्या प्लानिंग कर सकते हो या आपको उनसे क्या सीख मिलती है, ये सब चीज़ों को आप समझ लो। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, गोल्स एंड प्रेफरेंसेज एंड वर्किंग स्टाइल, ये आपको समझना होगा। उसके बाद थर्ड आता है डिसाइडिंग विच कंपटीटर्स टू फाइट एंड इग्नोर, कि किस कंपटीटर से आपने लड़ना है, किससे इग्नोर करना है। देखो मार्केट में तो बहुत सारे बंदे हैं, आप हर किसी से लड़ने चले जाओगे क्या? आप हर किसी से लड़ने चले जाओगे तो आप शायद सिर्फ लड़ते ही रह जाओगे, और आप कुछ भी अपने काम में जो आपका है, जो आपका मेन गोल है, उसका आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आप सिर्फ उन बंदों से लड़ोगे जो आपको एक्चुअल में, जिनको लगता है कि आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, आप बाकी उसको तो इग्नोर कर सकते हो। सो वही चीज़ है कि आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्लोज हैं या नहीं है। तो आप उनके पास आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड द स्कोप फॉर द क्लैशेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जिसके साथ आपके क्लैशेस हो रहे हैं। क्लैशेस भी यहाँ पे ये नहीं कि लड़ाई हो रही है या मुँह सड़ा लिया उसके साथ, तो नहीं, आपके गोल्स के बेसिस पे जिसके क्लैशेस हो रहे हैं उस
के साथ ही आप कहते हैं फाइट करोगे, ऐसे तो आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, हर किसी से लड़ाई करना भी अच्छी बात नहीं होती है, पहले बात तो लड़ाई करने की अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे है क्लोज और द डिस्टेंट कम्पिटिटर्स, कि आप यहाँ पे देखोगे कि आपसे के प्रोडक्ट से क्लोज रिलेटेड कौन से ऐसे हैं जिन्होंने आपका कहते हैं खाना पानी सब कुछ जो है, दाना पानी सब कुछ बंद कर रखा है, तो आप उनसे कम्पीट करने की कोशिश करोगे ना, जिनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे लड़ाई करके सोच के भी क्या कर लोगे। सेकंड आ जाता है गुड और द बैड कम्पिटिटर। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका टक्कर देने वाला है कौन, जो आपके टक्कर देने के लिए ही नहीं है, जो आपको टक्कर देना चाहता ही नहीं है, तो आप उसको बेचारे को परेशान करके कर भी क्या लोगे। वो चीज़ आपको यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग अ कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस सिस्टम। उसके बाद आपने ना एक डिज़ाइन करना होता है कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस सिस्टम को, कि हमें किस तरीके से ये एनालाइज करने के बाद अपनी प्लानिंग्स को प्लॉट करना है। ठीक है, सो उसमें पहला हमारा आता है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। हमें पहले पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी है कौन कौन सी, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके रिसोर्सेज को रिलायबल सोर्सेज से कंफर्म किया कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिर्फ रूमर्स और ये सब कहने वाली बातें तो नहीं है, एक्चुअल में उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, वो सब चीज़ें आपने चेक कर ली। थर्ड आ गया उसके बाद कि आपने उस डेटा को फर्दर जो भी आपने करा उसके लिए आपने फर्दर उसको सपोर्टिंग के लिए जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट किया उसको कलेक्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उसको आपने स्टडी किया। ठीक है, वो आपको सिर्फ एक बात पता चली थी, और उसकी एनालिसिस के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने एनालिसिस कर दिया तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिली थी वो जा कर के आपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी मैनेजर्स हैं उनको बता दिए, जिससे वो एक्शन ले सके। ये हमारा होता है डिज़ाइनिंग अ कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है मार्केट पोजीशंस। मार्केट पोजीशंस होती हैं कि हर एक पर्सन, हर एक बिजनेसमैन मार्केट में कोई पोजीशन रखता है। किस तरीके की पोजीशंस होती हैं उनकी? लीडर वो होते हैं जो कि मार्केट में बहुत बड़ा शेयर जो है लेकर के चल रहे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने प्राइसेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको अपने प्राइसेस को रिविजिट या रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो होते हैं लीडर्स। ठीक है, जिनके पास मार्केट शेयर बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं चैलेंजर होते हैं कि वो बोलते हैं हम हैं तो छोटे हैं आपसे, बट हम इतना गट्स रखते हैं या हम इतना करेज रखते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आपको टारगेट करें। ठीक है, ये हम आपको कहते हैं चैलेंज करें। सो वो होते हैं हमारे चैलेंजर्स। दे ट्राइज टू बीट द लीडर। ठीक है, और अगर वो ट्राई करेगा तभी तो कभी एक ना एक दिन उसको बीट कर पाएगा ना, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। थर्ड आ जाता है फॉलोवर होते हैं, वो बोलते हैं भैया हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमारे पास जितना है हम भगवान की रेंज से हम खुश हैं, हमें कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है। जो आप स्ट्रेटजीज कर रहे हो ना, लीडर्स जो आप स्ट्रेटजीज ला रहे हो, हम तो आपकी पूछ बन के उस स्ट्रेटजीज़ को मानते चलेंगे। वो होते हैं फॉलोवर। ठीक है, और उसके बाद है नीशर कौन से होते हैं? वो जो कि स्मॉल सेगमेंट्स में काम करते हैं। वो बोलते हैं हमें इतने बड़े जहान को देखना ही नहीं, हम तो भैया कुएँ के मेंढक ही बन जाएंगे, वहीं से हमारा जो है दाना पानी चल जाता है, हम उस उतने से खुश हैं। सो वो हो जाते हैं नीशर विच हु फोकसेज ऑन द स्मॉल सेगमेंट्स। जो छोटे सेगमेंट से उनका डिमांड और मार्केट डिमांड वगैरह उनको मिल रही है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, दैट इज़ इनफ फॉर देम। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्टिंग मार्केट शेयर। अब जो इनके पास मार्केट शेयर है, सबके पास कुछ ना कुछ मार्केट शेयर है, इसके पास सबसे छोटा है, इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा, इसके पास और थोड़ा सा ज़्यादा, इसके पास बहुत ज़्यादा, ये है। तो उसे मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट भी करना होगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना होता है? फिक्स द वीक पॉइंट्स। हर किसी के वीक पॉइंट्स होते हैं, कोई बोले कि वीक पॉइंट्स नहीं है तो वो गलत बात है, बट हर किसी के वीक पॉइंट्स होते हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करो। ठीक है, सेकंड है कि डिलीवर द प्रॉमिस वैल्यू। आप हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉमिसेस करते रहते हैं टू अटेन द मोर मार्केट शेयर्स, तो उसके लिए आपने जो भी प्रॉमिसेस करें उसको डिलीवर कर दो। उसके बाद थर्ड आ जाता है मेंटेन फेयर प्राइसिंग। जो भी प्राइसिंग है उसमें आप फेयरनेस लेकर रखे हो। ऐसे नहीं कि आप बस मन का चला कर दिया कि आज 100 रुपये बढ़ाना था तो कल 50 रुपये कम कर दिया, वो चीज़ नहीं। फेयर प्राइसिंग जो है वो लेके चल लो। ठीक है, फोर्थ आ जाता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। आप कस्टमर के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बना करके चलो, उनकी दुख तकलीफ़ पीड़ा जो भी है वो सब आप सुनो, क्योंकि आप उनकी सुनोगे वो आपकी सुनेंगे। फिफ्थ आ जाता है इनोवेटिंग रेगुलरली, कि भैया आपने इनोवेशंस करना रोकना नहीं है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे डिमांड चेंज होती है, और डिमांड को आप केटर तभी कर सकते हो चेंजेस को जब आप इनोवेट